नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात राजधानी की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है और ये कांवड़ यात्रा में जो रद्द करने का फैसला लिया है, इसके आदेशों में कहा गया है कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से संबंधित कोई भी जश्न, जुलूस या गैदरिंग दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगाने या जुलूस निकालने से कोरोना के फैलने का खतरा है, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया। इससे पहले उत्तराखंड और यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री पद संभालते ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। वहीं यूपी सरकार ने इस फैसले को लेने में काफी देरी भी लगाई थी। राज्य सरकार का पहले ही प्रयास था कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा को करवा दिया जाए, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सफाई मांगी गई और कोरोना की तीसरी लहर का खतरा महसूस हुआ, तब योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया। अब दिल्ली में भी डीडीएमए द्वारा इसी कड़ी में ये अहम फैसला जारी किया गया है। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और यही वजह है कि अब एक एक कर राज्य सरकारें इस यात्रा को रद्द कराने का फैसला सुना रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में भी अब कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये काफी अहम फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर के देखा जा रहा है, विशेषज्ञ चेता रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, उसके मद्देनजर ये काफी अहम फैसला है और जनता इसको किस तरीके से ले रही है? खतरा था वो बिल्कुल बना हुआ था और यही चीज विशेषज्ञों ने भी कहा था और सरकारों को भी पता था कि तीसरी लहर आती है तो कहीं ना स्थिति बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया था और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा गया था कि जो कांवड़ यात्रा है उसको किस देखा जा रहा है और उसकी तैयारी क्या है, उससे तीसरी लहर है वो भी आ सकती है। तो उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया और उसके बाद सरकार ने भी रद्द किया गया या यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने भी, अब दिल्ली सरकार ने भी पहल की और दिल्ली सरकार ने तमाम जो फेस्टिवल थे या फिर जुलूस थे या फिर चाहे कांवड़ यात्रा थी उनको रद्द कर दी गई है और यहाँ तक कि हर व्यक्ति को यही संदेश दिया जा रहा है कि भीड़ का हिस्सा ना बने, ताकि वायरस का जो खतरा है, यानी तीसरी लहर का जो खतरा है, उससे कहीं ना कहीं बचाव हो सके। मगर लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं तीसरी लहर का जो खतरा है वो बिल्कुल बरकरार है और कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और इसीलिए कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। यहाँ तक कि जो जितने भी जुलूस होंगे या वो किसी भी प्रोग्राम के हों उनको भी रद्द किया गया है। कहीं ना कहीं उसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। तो दिल्ली सरकार इस तरीके से फैसले सही में समय पर लेती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो पहले देखने को मिला था कि देरी की गई थी, अब वो देरी से समझ लेते हुए कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और जहाँ तक तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी कम से कम हो। जी, लेकिन राजीव, अहम बात यह है कि जनता इसको किस तरीके से ले रही है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं का ये मामला है जिसको लेकर पिछले साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी और इसी को लेकर जनता परेशान भी थी और काफी सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से कांवड़ यात्रा रद्द की गई है, तो अब जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल पहले बात करें जिस तरीके से 2020 की, तो 2020 के अंदर भी कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया था। मगर जिस तरीके से महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में जरूर वायरस फैलने का जो खतरा बताया गया था और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं ने जो प्रवाह किया जो गंगा स्नान किया था उसमें कहीं ना कहीं वायरस का खतरा बना था। मगर बात करें जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की, तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है, श्रद्धालुओं के अंदर जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुर्रोध देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सरकारों से नाराजगी देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से काफी हद तक तो ये भी देखने को मिल रहा है कि जनता जो है वो संतुष्ट है सरकार के फैसले के साथ साथ अपने कदम मिलाती नजर आ रही है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि जनता के द्वारा जो वैक्सीन है, जो पर्याप्त इलाज है, यानी कि पर्याप्त मात्रा के इलाज है, वो कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने के लिए उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकारों को कदम उठाना चाहिए और वैक्सीन की जो कमी है उसको भी दूर करना चाहिए। अब देखना होगा सरकारें किस तरीके से वैक्सीन की कमी दूर करती है और कोई ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो बाजारों के अंदर होना चाहिए या फिर कांवड़ यात्रा या फिर और जुलूसों के अंदर वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। जी, और राजीव, देखिए, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है, लोगों के तो आपने बताया कि ठीक है, लोगों में कुछ रोष है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ऐसा हल होगा जो सरकार जो है वो करना चाहेगी जनता के लिए, क्योंकि धार्मिक भावनाओं की हमने पहले भी बात की, यह मामला है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आदेश दिए गए हैं सीएम ने कि जो दूसरे राज्य हैं उनके बॉर्डर पर गंगाजल रखवा दिया जाएगा, तो क्या इस तरीके का कोई जो प्रक्रिया है वो दिल्ली में भी अपनाई जाएगी?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार कहीं न कहीं डीडीएम एक के द्वारा कहीं न कहीं हर तरीके से यही कोशिश कर रही है कि दिल्ली के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, और हम्म। दूसरा तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसको भी सुचारू रूप से चालू रखा जाए। मगर जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर फिर भी दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि बाजारों की बात करें या फिर जुलूसों की बात करें, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं परमिशन नहीं दी गई है, और बाजारों के अंदर खास तौर पर गौर किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मगर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है अधिकारियों की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी। मगर वो कमी अगर दूर हो जाती है, तो कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा है, यानी तीसरी लहर का जो खतरा है, वो काफी हद तक कम हो सकता है। जी। हम्म। वैक्सीनेशन की जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है और तीसरी लहर भी आने वाली है, उसमें वैक्सीनेशन भी हमने बताया कि कारगर उपाय है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन भी बंद है और उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए। लेकिन अब अगर सरकार इस तरीके से कोई फैसला लेती है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना, चाहे वो बॉर्डर पर ही गंगा जल रखा हो या फिर कहीं भी रखा हो, ये जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाना, श्रद्धालुओं से पालन करवाना जनता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अगर कांवड़ को, यानी कि अगर क्या कहें जल को अगर उत्तराखंड से अगर दिल्ली के बॉर्डर पे भी ले आते हैं, तब भी श्रद्धालुओं का कहीं न कहीं हुजूम उतरेगा और कहीं न कहीं जल को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, और फिर कहीं न कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, तो उससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो तालमेल नहीं है, वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो वैक्सीन की कमी है, क्योंकि वैक्सीन ही एक समाधान है कोरोना से दूर बचाव के लिए, तो कहीं न कहीं उस समाधान को कहीं न कहीं सरकारों को और ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा। मगर यहाँ पर अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही सरकारों में तालमेल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जनता जो है वो वैक्सीन के लिए अभी भी जूझती नजर आ रही है। तो बात करें जिस तरीके से कांवड़ की और जल की, तो कहीं न कहीं अगर दिल्ली के अंदर किसी भी सीमा के अंदर अगर जल लेके आते हैं, तो कहीं न कहीं श्रद्धालु जो है वो अपनी आस्था के साथ उस जल को लेने के लिए जरूर जाएंगे, और कहीं न कहीं फिर भीड़ बन सकती है। तो कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को जरूर मदद करनी पड़ सकती है। लेकिन राजीव देखिए, कांवड़ यात्रा जो है उसके अपने कुछ नियम होते हैं। जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा उठाने का फैसला करते हैं उनके भी अपने कुछ नियम होते हैं, जिसके तहत जो कांवड़ यात्रा है वो बीच में आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कुछ नियम जो कानून होते हैं वो कांवड़ यात्रा के लिए होते हैं। तो अब जब पिछले साल भी हुआ था तो जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने कांवड़ पहले भी उठा चुके हैं वो नहीं जलाभिषेक कर पाए थे, और इस बार भी अगर ऐसा होता है कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है तो इस बार भी उनकी जो नियम है वो ना टूटे, क्योंकि देखिए कोरोना के नियमों का पालन करवाना है। इससे इससे भी ज्यादा जो सक्रिय बात है वो ये है कि धार्मिक भावनाओं के जो नियम है उनका भी पालन करवाना है। तो उन नियमों को बरकरार रखने के लिए सरकार को कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। तो अब इस बार महादेव का जलाभिषेक किस तरीके से गंगा जल से किया जाएगा? देखिए बिल्कुल बात करें जिसके श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु लगातार जो 5 साल से लगातार चलते जा रहे हैं, या फिर कहें जो जिन्होंने नियम बना रखा है कि हर साल को जल विजिट करते हैं भोलेनाथ का, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से उनके जो नियम है वो भी ना टूटे। और दिल्ली सरकार या फिर कहे उत्तराखंड सरकार या फिर और राज्य की सरकार जो है वो निरंतर यही कोशिश करके नजर आ रही है कि दिल्ली जो है उत्तराखंड से जो है जल जो है वो दिल्ली की सीमा या फिर यूपी की सीमा वहां तक लेके आया जाए, और श्रद्धालु जो है जिनका जो नियम बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं उस जल को प्राप्त करे, और शिव भोलेनाथ का जो जल अभिषेक है वो भी कर सके, ताकि उनका भी नियम बना रहे। और सरकार जो है वो कोरोना से बचाने के लिए लोगों को जो नियम बना रखे हैं वो भी ना टूटे। मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो लापरवाही है वो उसके अंदर थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी, और जनता को भी अपने ऊपर संयम रखना होगा ताकि भीड़ का हिस्सा ना बने। मगर देखना होगा कि जल उत्तराखंड से जब दिल्ली के अंदर आएगा या फिर और राज्य के अंदर आएगा तो वो जनता तक किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा, ये सरकार के लिए चुनौती होगी। और कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं एक चुनौती का हिस्सा बनेगी, क्योंकि जब कोरोना नियमों का पालन नहीं होगा तो दिक्कतें आएंगी। और कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा कि कोरोना नियमों का पालन करना है ताकि जल अभिषेक भी हो और उनके नियम भी न टूटे, और सरकारों की जो मुश्किलें हैं वो भी ना बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये चुनौती तो सरकार के लिए जाहिर सी बात है होगी राजीव, क्योंकि जब श्रद्धालुओं का जत्था जिस तरीके से जाता है, हमने देखा है कांवड़ यात्रा जिस तरीके से निकलती है, तो उसमें जो श्रद्धालु हैं उनसे कोरोना के नियमों का पालन करवाना वाकई सरकार के लिए चुनौती है। लेकिन ये बात सरकार को भी अभी से पता है कि उनके सामने ये चुनौती आने वाली है। तो क्या इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने अभी कोई रणनीति बनाई है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जब बात करें इस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है तो काफी बड़ा जत्था निकलता है, और कहीं ना कहीं तो नियमों को किस तरीके से पालन करते हैं वो भी देखना होता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें और यूपी सरकार की बात करें या उत्तराखंड सरकार की बात करें, तो वहां पर उनको कंट्रोल करना काफी बड़ी दिक्कतें आती है। और खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जो श्रद्धालु जो होते हैं वो सारे ही उत्तराखंड के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उत्तराखंड सरकार को। इसीलिए
भीड़ का जो हुजूम है वो वहां पर जमा ना हो सके, मगर वही चीज दिल्ली के अंदर भी की गई है, इसीलिए कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। मगर एक चीज समझिए होगी, जिस तरीके से उत्तराखंड से जल दिल्ली की सीमा पर या फिर यूपी की सीमा पर या फिर हरियाणा की सीमा पर आएगा और उसके बाद दिल्ली सरकार की या फिर चाहे यूपी सरकार की या हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है उन पर जनता तक पहुंचाना। मगर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की बॉर्डरों पर या फिर और बॉर्डरों पर आएगा उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ये जरूर सरकारों की मुश्किल बनेगी। मगर उसको कंट्रोल करने के लिए और नियमों का पालन कराने के लिए ना कुछ तो अधिकारियों को करना होगा, जिसकी तरह से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को जो नियम है वो भी बने रहे और सरकारों की जो चाल है वो भी बन के रहे और कहीं ना कहीं जो कोरोना का नियम है वो भी बने रहे। मगर देखना होगा किस तरीके की सरकारें कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कांवड़ यात्रा भी कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब जल अभिषेक का जो समय होगा वो किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा और जल को किस तरीके से लेके आया जाएगा, ये सारी चीज सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अब देखना होगा सरकार श्रद्धालुओं की आस्था को किस तरीके से बरकरार रखती है। जी और राजीव देखिए, अब जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान कर दिया है कि सभी राज्यों के बॉर्डर पर रख दिया जाएगा गंगा जल, लेकिन अब देखिए मान लीजिए कि हम यूपी के बॉर्डर पर रखते हैं, यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर, तो बाकी जो अन्य जिले हैं वहां से भी जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और एक ही जगह एकत्रित होंगे। तो ये तो राज्य सरकार को ही निर्धारित करना होगा कि वो जो गंगा जल उनके बॉर्डर पर रखा गया है वो किस तरीके से उसका जो विभिन्न भागों में बांटकर अलग अलग जो जिले हैं उनके बॉर्डर पर रखे, ताकि ज्यादा भीड़ एक जगह एकत्र ना हो। इस तरीके की रणनीति भी शायद बनाई जा सकती है सरकार द्वारा। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस तरीके का ये जो केदारनाथ की जो यात्रा फिलहाल जो कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है उसको लेकर देखना होगा कि क्या कुछ आगे सरकार रणनीति बनाती है। फिलहाल अगली खबर को रुख करेंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले को लेकर इन दिनों लगातार विवाद चल रहा है और इसी विवाद को लेकर लगातार जो सरकारें हैं वो कांग्रेस की सरकार लगातार ये बयानबाजी कर रही है और अलग अलग आरोप उन पर लगा रही है। रोड कटिंग में अमिताभ बच्चन के बंगले की दीवार आ रही है जिसे लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। उसके विरोध में उनके चाहने वाले और समर्थकों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस महाराष्ट्र भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं मलाड विधानसभा से विधायक और महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख के नगर सेवक द्वारा जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं देश के महानायक अमिताभ बच्चन के दिल को आहत पहुंचाने वाला है। मुंबई के मलाड मारवे रोड फायर विकेट के पास बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा जमकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी और थाली ताली बजाई गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्थानीय नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने जो कहा वो बयान काफी शर्मसार करने वाला है। कांग्रेस नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि देश को गुमराह और बेवकूफ बनाने वाले नायक है अमिताभ बच्चन, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर ताली भी बजाई। चाहिए। आपने जो बयान दिया, अपना भाषण दिया, उसमें कहा कि वो नचनिया है अमिताभ बच्चन, वो देश के हित के लिए नहीं बोलता है। क्या आपने उस बयान पे आप ठीक कहना चाहेंगे? तो कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया क्योंकि जब वो ये थे, आज वो नचनिया ने, मैं तो उनको एक बहुरूपिया बोलेंगे जो खाली पूंजीपति के साथ में मिले हुए, उनको कोई जनता की मार नहीं, उनका खुद का भाई आज रोड पर है, उसकी उनको ये नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। मैं तो उसको भड़वा बोलूंगा। तो अमिताभ बच्चन के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया है। कांग्रेस के नगर सेवक थे जिन्होंने इस तरीके की बातें कही, जिसके बाद आपत्तिजनक शब्द उनके बाद कहे जाने के बाद समर्थकों में भी काफी रोष है। हालांकि पहले भी जब अमिताभ बच्चन के बंगले की एक दीवार को तोड़ने का नोटिस दिया गया है, उसको लेकर भी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके विरोध में भी उनके जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कांग्रेस के नगर सेवक ने इस तरीके का बयान देकर लोगों में, उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा पैदा की है और ज़्यादा रोष उनके समर्थकों में हो गया है, क्योंकि इस तरीके के अपशब्द सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को बोले गए हैं। हालांकि उनके बंगले की जो दीवार है उसको तोड़ने का विवाद इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बीएमसी ने नोटिस दिया है उनके बंगले की दीवार को तोड़ने के लिए, क्योंकि रोड कटिंग में अमिताभ बच्चन के बंगले की दीवार आ रही है, इसीलिए उनको नोटिस दिया गया है और उनके विरोध में उनके चाहने वालों और समर्थकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, कल ही हमने बात की थी कि सदी के महानायक जो अमिताभ बच्चन है, उनके बंगले की दीवार तोड़ने का ये जो फरमान जारी हुआ है, उसको लेकर समर्थकों में काफी रोष है। और अभी इन सब के बीच जो विवाद चल रहा है, तभी कांग्रेस नगर सेवक का इस तरीके का बयान सामने आना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी उनसे लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये बयान सामने आया है कांग्रेस नगर सेवक का, वो वाकई काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल अमिताभ बच्चन द्वारा किया गया है। कई लोगों के रोल मॉडल अमिताभ बच्चन हैं और सदी के महानायक उन्हें कहा जाता है, जिसके बाद उनको इस तरीके के अपशब्द बोलने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जो घर की दीवार है, उनके बंगले की दीवार को तोड़ने का जो नोटिस दिया गया है, उसको लेकर समर्थकों में काफी रोष है। लेकिन अब इसी बीच, इसी विवाद के बीच लगातार जब ये चीजें सामने आ रही है, कांग्रेस नगर सेवक ने इस तरीके का बयान दिया, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्कान, एक कहना गलत नहीं होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जो अपमान हुआ है, शायद राजनीतिक लेवल पर इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हुआ होगा। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मलाड विधानसभा से विधायक और महाविकास आघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख के करीबी वीरेंद्र चौधरी ने जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की आड़ में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए हैं, ये कहीं न कहीं काफी निंदनीय है। क्योंकि जो विवाद है वो बीएमसी और जो नगर पालिका है या फिर रोड चौड़ा करने की बात को लेकर, लेकिन जिस तरीके से उन्हें इस राजनीतिक कह सकते हैं कि चक्की में पीसा जा रहा है, ये कहीं न कहीं से भी शोभा नहीं देता है। तो सदी के महानायक सम्मानित आदमी है और उन्हें इस तरीके के अनशब्द भाषा का इस्तेमाल करना एक गलत है। जी बिल्कुल। फिलहाल मुरारी, जिस तरीके का ये विवाद है, उसको लेकर फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि उनके बंगले की जो दीवार को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, उसके बाद समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट है? मुस्कान, देखिए, नोटिस के बाद से ही जो उनके समर्थक थे, चाहने वाले थे, उनके बंगले के बाहर जाकर के अपनी नाराजगी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। अभी तक इस मामले में नोटिस के बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। हालांकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस नोटिस को लेकर, दीवार गिराने को लेकर अभी तक कोई बयान या स्टेटमेंट मीडिया में जारी नहीं किए हैं। न तो महानगर पालिका और न ही महाविकास आघाड़ी सरकार इस मसले पर बोलने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो किस तरीके से आंदोलन की आड़ में सदी के महानायक को अपमानित कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुस्कान, बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है महानायक को लेकर, वो वाकई काफी दुर्भाग्यपूर्ण और काफी क्षति देने वाला है। सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही नहीं, उनके समर्थकों में भी इसको लेकर काफी रोष है। जी, जो उनके समर्थक है उनमें काफी नाराजगी देखी गई है। खबर के बाद उत्तर मुंबई चारकोप विधानसभा से बीजेपी नगर सेवक कमलेश यादव की माने तो उनका कहना है कि वो इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे, क्योंकि सदी के महानायक को जिस तरीके से अनशब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं जो उनके समर्थक हैं उनमें भी रोष देखा जा रहा है। सवाल ये उठता है मुस्कान की जब आंदोलन वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, उस दरमियान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बातों को लाना, उनके बंगले को लाना और उनके ऊपर टिप्पणी करना, अगर वीरेंद्र चौधरी के उन भाषणों पर नजर डाले, चाहे वो जो मीडिया में दिए या लाउड स्पीकर पे दिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुद के घर के लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, पूंजीपतियों के साथ रहते हैं। तो कहीं न कहीं कई गंभीर आरोप और अनशब्द का जो इस्तेमाल हुआ है इस बढ़ते पेट्रोल डीजल के आंदोलन में, कहीं से भी उचित नहीं है। मुस्कान,
बिल्कुल। और देखिए, महंगाई के आंदोलन के बीच जिस तरीके से आपने कहा कि आंदोलन महंगाई का आंदोलन था और उसके बीच में सदी के महानायक की बातें लाना, वाकई कोई ताल्लुक इससे नहीं बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ें प्री प्लान होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब शिवसेना और बीएमसी ने जो जिस तरीके से नोटिस दिया है, वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा मुस्कान, क्योंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के हाथ में है। शिवसेना महाविकास आघाड़ी की मुखिया बनी हुई है। कांग्रेस और एनसीबी बाकायदा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। भले ही उन लोगों के बीच में खटासे की बात कही जाती हो, लेकिन जब इनके अपने पर बनती है तो ये एकजुट होते हैं। और शायद इसी का ये नतीजा था कि जहां एक तरफ जो है सरकार उनकी दीवार को वाल को तोड़ के रोड चौड़ा करना चाहती है, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें अपमानित करा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये बयान उन्होंने दिया था तब वहां पर मौजूदा 3 से 4 नगर सेवक थे। कैबिनेट मंत्री असलम शेख की बहन कमर जहां सिद्दीकी जो यहां से नगर सेवक है, वो भी उस समय मौजूद थी और वीरेंद्र चौधरी के उस बयान पर जमकर उन्होंने ताली और थाली भी बजाई। तो ये फुल प्लानिंग कहना भी गलत नहीं होगा मुस्कान। और मुरारी से देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल था उस समय में अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और देश की सरकार की सहायता की थी, अपना पूरा जो उन्होंने पूंजी दी थी, आधी से ज़्यादा पूंजी उन्होंने दी थी और बहुत ही सहायता उसकी वजह से हुई थी, और इसी बीच उनके लिए इस तरीके की बातें करना। मुस्कान, देखिए, इस सदी के महानायक वही अमिताभ बच्चन है। पोलियो जैसी बीमारी जो महामारी के रूप में हावी हो रही थी, उन्होंने किस तरीके से पूरे देश को, लोगों को किस तरीके से कन्विंस किया पल्स इस बीमारी को लेकर। अगर कोरोना काल में भी करें तो मोबाइल कॉलर के जरिए अमिताभ बच्चन ने पूरे देश में जिस तरीके से संदेश दिया है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इनसे तमाम पहलुओं पर अगर नजर डालें और उसके बाद इनके भाषणों को अगर सुना जाए तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपने राजनीति के लिए, अपने वर्चस्व को, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए क्या इतने हद तक गिरना चाहिए? क्या इसी तरीके की ये बात वहीं जाकर सीधे जुड़ती है मुरारी। देखिए, जिस तरीके से कंगना रनौत का जो तमाम मामला था उसमें भी इसी तरीके की बातें हुई थी, इसी तरीके के आरोप जो लगे, उन पर आरोप प्रत्यारोप हुए थे, और उसके बाद उनकी जो घर की जो दीवार थी, उनको जो घर की जो पूरी एरिया था उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। और अब एक बार फिर से जब अमिताभ बच्चन के घर की दीवार को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश भी हो सकती है आगे। देखिए, उसका कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उनके बंगले को तोड़ने के लिए फुल प्लानिंग की गई थी। कंगना रनावत अपने घर से मुंबई के लिए पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनके घर के जो छज्जे थे उसे दमिदोष कर दिया गया था। लाख लोगों के चिल्लाने के बावजूद, कोर्ट कचहरी के बावजूद भी उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। अब देखना ये होगा मुरारी कि इस समय किस तरीके से अमिताभ बच्चन के मामले में तमाम जो है वो कार्रवाई होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में 11 जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने प्रदेश के 9 संभाग के जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पीके साहा ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए पीटीआई भाषा को बताया है कि ये दोनों येलो अलर्ट रविवार दोपहर 12:30 बजे से सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे, यानी कि आज दोपहर 12:30 बजे तक खतरा लगातार बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 11 जिलों में आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साहा ने बताया कि जिन संभागों के जिलों में आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें सागर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, ग्वालियर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।